With the name of Allah Almighty, the most beneficent, the most merciful. Dear student, friend, follower, I hope you will be fine and you are doing your preparation और आप लोग बहुत अच्छी से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। कुछ स्टूडेंट हैं, उन्होंने कुछ पॉइंट्स पूछे थे और स्पेशली स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस और टू द लाइट हाउस बिट डिफ़िकल्ट, थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है अगर हम इसको थोड़ा सा समझें। पहली बात तो ये है कि ये जो नावल है ये लिखा गया है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एक विलियम जेम नामी साइकोलॉजिस्ट था, उसने ये दरियाफ़त किया था। यानी ये बेसिकली साइकोलॉजी की टर्म है जिसमें माइंड इन्वॉल्व होता है। यानी माइंड, जब आप अपनी थॉट्स को, जैसी ऑटोमेटिक थॉट्स आपके माइंड में आ रही हैं, आप हू बहू वैसे लिख रहे हो, तो उसको कहते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। पहली तो बात यह है कि विलियम जेम एक साइकोलॉजिस्ट था, उसने इसको डिस्कवर किया था। बाद में इसको मतलब वेरियस नॉवलिस्ट जो हैं उन्होंने अपने वर्क में इसको कॉइन आउट किया था विलियम जेम ने, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे जो राइटर्स हैं उन्होंने इसका एक्सपेरिमेंट किया अपने नावल के अंदर। तो जैसे इससे पहले साइको एनालिसिस थ्योरी थी, हमने डिस्कस किया कि साइको एनालिसिस थ्योरी जो है वो सिगमंड फ्रायड ने दी थी। उसने कॉम्प्लेक्स जो है ह्यूमन पर्सनैलिटी के अंदर वो फाइंड की, एडिपस और इलेक्ट्रा लाइक दैट, एंड पीपल स्टार्टेड यूजिंग इन देयर नावल। यूजीन ओनील ने यूज़ किया और बहुत सारे राइटर जो हैं वो फिर साइको एनालिसिस करैक्टर का करते थे। और सबसे अगर बैक विक्टोरियन एज में चले जाएँ तो जॉर्ज इलियट जो है उसने इसका बड़े अच्छे से एक्सपेरिमेंट किया। पहले इसको जैसे मैगी का माइंड दिखाया, एडम बीड में हैटी का दिखाया, तो इस तरह वो भी यूज़ करते रहे। अब हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हैं और स्टूडेंट इनके बारे में, इसकी थीसिस स्टेटमेंट का उनको पता नहीं चल रहा, तो आज हम उनको डिस्कस करेंगे। तो पहली तो बात ये है कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इज़ टेक्निक, एंड इन दिस टेक्निक writers use mind. So whatever comes in the mind, they give raw thought, or which is known as automatic thought. यानी जो करेक्टर के माइंड में ऑटोमेटिक थॉट्स आ रही हैं वो उसे वैसे बताता जाता है, उसको प्योरीफाई नहीं करता, उसको काट छांट उसकी नहीं होती। जैसे ही वो सोचता, अगर वो कोई इंटरनल मोनोलॉग है तो वही देता जाएगा अब माइंड अपना। अब यहाँ पे बेसिकली चल रहा है पॉइंट ऑफ व्यू इस नावल का, थर्ड पर्सन नरेटर है इसके अंदर। अब थर्ड पर्सन नरेटर जो है वो पहले कभी किसको बयान करेगा, कभी किसको बयान करेगा, इवन के कोई ड्यूरेशन शो करके बहुत सारे राइटर को वो उनकी डेथ हो जाएगी, फिर वो आगे शिफ्ट हो जाएगा। हमें कभी तो ऐसे लगता है जैसे लिली जो है वो इसकी प्रोटैगनिस्ट है, कभी मिस्टर रिम्से लगता है, कभी मिसेस रिम्से लगती है, कभी वो जेम्स जो है वो जो उनका बेटा है वो लगता है। यानी ये है मॉडर्निस्ट राइटर्स की करैक्टरिस्टिक। मॉडर्निस्ट राइटर जो थे वो क्या चाहते थे, वो कहते थे कि डेमोक्रेसी हो। इससे पहले हमने विक्टोरियन एज को डिस्कस किया। विक्टोरियन एज का जो ड्यूरेशन है वो है 1837 से 1901, जब मलका विक्टोरिया की डेथ होती है। तो कहते हैं कि मलका विक्टोरिया खुद भी औरतों की आज़ादी के ख़िलाफ़ थी, और मलका विक्टोरिया के दौर में औरतें जो थीं एक टिपिकल सोसाइटी को फॉलो कर रही थी। क्या कर रही थी? एक टिपिकल जो रोल था वोमेन का वो अदा कर रही थी। अब इस नावल के अंदर हमने देखना है कि कौन कौन सी ऐसी फीमेल है जो टिपिकल विक्टोरियन वुमेन का रोल जो है वो अदा कर रही। हमारे पास एक इसमें मिसेस रिम्से का एक रोल है, ज़रा गौर से देखिएगा। वो जो औरतों की एक टिपिकल जो सोच होती है वो उसको फॉलो करी। पहली तो बात यह है कि अपने हस्बैंड का ओबीडियंट रहना है, बच्चों की खिदमत करनी है, घर में रहना है, कन्फाइंडेड रखना है अपने आप को। और क्या रखना है आपने
इतना सोचना है कि एक नौजवान औरत है तो उसको शादी कर लेनी चाहिए, और मर्द अगर नौजवान है और उनका मैच है तो उनको, दोनों का मैच है तो उनका पैचअप करवा के उनकी शादी करवा दें। मसलन हमने देखा कि यहाँ पे दो करैक्टर जो होते हैं, पॉल रोले और मिंटा डोले, उन दोनों की वो कहती है कि इनको शादी करनी चाहिए। मिस्टर बैंक्स और दूसरा करैक्टर है लिली। लिली को भी वो चाह रही है कि वो दोनों आपस में शादी कर लें। मतलब ये जो टिपिकल जो विक्टोरियन औरतें थीं जो सोसाइटी में बटी हुई थीं, जो डिवाइडेड सोसाइटी में अपर मिडल लोअर क्लासेस में बटी हुई थी, और वो औरतें घर तक रहती थीं और लोगों और दूसरों को भी रिकमेंड करती थीं जो दूसरी औरतें हैं। अक्सर आपने देखा होगा जो हमारे कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल जो रूल बेस्ड सोसाइटी है या हमारे विलेजेस की जो औरतें हैं वो भी क्या करती हैं, वो देखती रहती हैं कि फलां इस एज का है, फलां इस एज का है, तो इन दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। ठीक है, तो वो भी हमें एक कन्वेंशनल, एक ट्रेडिशनल किस्म की सोसाइटी को रिप्रेजेंट करती है। मतलब कौन सी औरत? मिसेस रिम्से। दूसरी साइड पे हमने लिली का करेक्टर देखा। लिली जो है वो कन्वेंशनल बेस्ड लाइफ नहीं गुजारनी चाहती। वो क्या चाहती है, वो जितने भी कन्वेंशन हैं, कितनी भी ट्रेडिशनल विक्टोरियन जो एरा के जितने भी रूल्स हैं उनको तोड़ती हुई मॉडर्न सोसाइटी की रिप्रेजेंटेशन है। मॉडर्न सोसाइटी डेमोक्रेसी चाहती है, ठीक है, इंडिविजुअलिज्म चाहती है, इंडिविजुअल थॉट को चाहती है, इंडिविजुअल फ्रीडम चाहती है, लिबर्टी चाहती है, आज़ादी चाहती है, और अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग गुजारना चाहती है। और उसकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो लिली ब्रिस्को है। लिली क्या चाहती है? लिली जो है वो टोटली एक अनदर करेक्टर है एज कम्पेयर टू मिसेस रेमसे। लेकिन वो पहले उन दोनों के करैक्टर को अगर कंपैरिजन किया जाए तो एक टिपिकल विक्टोरियन औरत है, दूसरी मॉडर्न औरत है। मॉडर्निस्ट जो मोमेंट से रिलेटेड फीमेल हैं उसकी रिप्रेजेंटेशन है। और हमारी जो राइटर वर्जीनिया वुल्फ है, वर्जीनिया वुल्फ ने ख़ुद भी बहुत ज़्यादा मतलब एक तो सप्रेशन देखी है। उसके फादर ने शादियाँ की थी और उसमें से और भी बच्चे थे, और उसमें से एक उसका जो अपना यानी स्टेप ब्रदर था उसने इसका रेप किया था, वर्जीनिया वुल्फ। तो वर्जीनिया वुल्फ मेल डोमिनेट जो सोसाइटी है, जो डोमिनेशन है फीमेल को, उसने उसको फेल किया। और वो फेमिनिस्ट एक राइटर भी थी, यानी वो फेमिनिस्ट जो राइटर्स थे उनमें इसका शुमार होता है। और एक फेमिनिस्ट राइटर थी और उसकी रिप्रेजेंटेशन थी फीमेल की, फीमेल को रिप्रेजेंट करती थी, फीमेल की सफरिंग को बताती थी, फीमेल के जो ऊपर जो सप्रेशन हो रही है, जो डिप्रेशन थी, उनकी एंग्जाइटी थी, टॉर्चर थी, उसको बताती है। और एक टिपिकल विक्टोरियन वुमेन की तरह जीने को वो भी पसंद नहीं करती। और यहाँ पे जो लिली ब्रिस्को है वो माउथ पीस है हमारी राइटर वर्जीनिया वुल्फ का। दूसरी साइड पे बड़ी सिंपल, क्लियर, कैंडिड और डायरेक्ट और टू द पॉइंट और एक ऐसी टिपिकल औरत है जो कि जीना चाहती है एक विक्टोरियन सोसाइटी के रूल बेस्ड सोसाइटी में, और उसके साथ साथ दूसरों को भी रिकमेंड करती है कि वैसे रहा जाए, बच्चों की खिदमत की जाए, हस्बैंड की देखभाल की जाए, और साथ साथ लोगों को भी रिकमेंड किया जाए कि वो भी शादी कर लें और अपना टाइम ज़ाया ना करें। सो दिस इज़ अ टिपिकल सोच, टिपिकल विक्टोरियन सोच। तो पहला क्वेश्चन आया हुआ, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द मिसेस रेमसे एंड लिली ब्रिस्को टू द लाइट हाउस। यहाँ पहला क्वेश्चन है कि इन दोनों का रिलेशन क्या था। ये दोनों फ्रेंड्स थीं, और हमने देखा कि जो हमारी राइटर है मिसेस रिम्स, जो हमारी वर्जीनिया वुल्फ राइटर है, वो एक फेमिनिस्ट औरत थी और वो फीमेल को क्या करना चाहती है, उनको अवेयर करना चाहती है। यहाँ पे ये जो एक मॉडर्न रिप्रेजेंटेशन है, मॉडर्निस्ट मूवमेंट की जो रिप्रेजेंटेशन है वो लिली ब्रिस्को है। लिली ब्रिस्को एक इंडिविजुअल, अपना प्रोफेशन है उसका, वो मतलब एक पेंटर है, पेंटिंग करती है, और वो लोगों को दिखाना चाह रही है उसके थ्रू कि फीमेल कैन डू लॉट ऑफ वर्क। ये दोनों जो हैं, उन दोनों का रिलेशन, ये दोनों फ्रेंड्स हैं, और ये इनवाइट करती है अपनी फ्रेंड को कि वो अपनी विज़िट पर जाएंगे, और वो विज़िट पर जाते हैं। और वहाँ पे टू द लाइट हाउस जो है वो थोड़ा सा डिस्टेंस पे है उनके घर के। और इसके 3 पार्ट्स हैं। पहला है इसका द विंडो, दूसरा है टाइम पास, और तीसरा है टू द लाइट हाउस।
यानी ये 3 पार्ट्स हैं। ये भी एक सिंबॉलिक, ये जो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है इस नावल को, ये भी एक सिंबॉलिक है। आपने बताना है कि एक जो है टिपिकल औरत है जो कि रिप्रेजेंटेशन है एक विक्टोरियन ख़ास सोसाइटी की, दूसरी साइड पे जो एक मॉडर्न सोसाइटी की रिप्रेजेंटेशन है। दोनों फ्रेंड हैं और उनके इस तरह के रिलेशन है। इसके अंदर आपने ये सारी चीज़ें जो हैं डिस्कस करनी है। द विंडो, टाइम पास और लाइट हाउस, इसके जो सिम्बल्स वगैरह हैं और इनकी जो चीज़ें हैं इनका आपने रिलेशन डिस्कस करना है और स्पेशली डिफ़ाइन करना है कि टू अपोजिट थाट को। और लेटर हम देखते हैं कि वो उसकी जितनी भी कार्डिनल वर्चूज़ हैं, कितनी भी उसकी वर्चूज़ हैं उस करैक्टर के अंदर, वो उनको रिफ्लेक्ट करती है। फिर वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का मतलब होता है कि राइटर अपने माइंड को करैक्टर को इस तरह लेके, करैक्टर के माइंड को कभी आगे लेके जाता है, कभी थॉट में पीछे लेके जाता है। अब यहाँ पे उसकी डेथ हो गई है, वर्ल्ड वार 1 हो गई है। वर्ल्ड वार 1 का ड्यूरेशन मैं अक्सर बताता हूँ, 19 में लिख देता हूँ यहाँ पे, 1914 से लेकर 1918 आपको इसके अंदर उसने वर्ल्ड वार 1 दिखाई है, ठीक है, 1914 से 1918। तो जब उसकी डेथ हो जाती है तो हम देखते हैं कि लिली जो है फिर उसको याद करती है, बताती है कि कितनी अच्छी थी मिसेस रेमसे, किस तरह वो लोगों को इंटरटेन करती थी, किस तरह वो लोगों के साथ उनका रिलेशन था, कितने लोगों को उसने जोड़ के रखा हुआ था, वो सारा कुछ वो बताती है। अपने दोनों करैक्टर को यहाँ पे कंपैरिजन करते जाना और बताते जाना और रिलेशन जो है वो शो होता जाएगा। हाउ डू men and women in the novels respond to the gender's role that they perceive are there? अब यहाँ पे बिल्कुल वही क्वेश्चन जैसा ही ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पे वो पूछ रहा है कि जो रोल इम्पोज किए गए हैं, जो उनको दे दिए गए हैं, मतलब इसकी जो सेटिंग है वो 1926 और 1927 में ये जो है जो दिखाई गई है आपको, मतलब ये जो लिखा गया है 1926 और 1927 में ये नावल। तो ये जो एज है आप अगर गौर से देखें तो विक्टोरियन एज से निकली हुई एक, यानी उसका इन्फ्लुएंस अभी गया नहीं है। मैंने पहले बताया कि 1901 में तो मलका विक्टोरिया की डेथ हो रही है, तो इसका मतलब है कि वो लोगों के ऊपर जो इन्फ्लुएंस था वो अभी गया तो नहीं है, सोसाइटी में सम हो मौजूद था। अब यहाँ पे जो रूल उनको दिया गया, जो मतलब उनको लाइफ दी गई है, वो उस लाइफ के ऊपर ही वो वैसे ही तो जी रहे हैं ना लोग। अब देखें हमारा जो करैक्टर है मिसेस रेमसे का जो मतलब जो इसका करैक्टर है वो कैसे जी रहा है, बच्चों की खिदमत कर रहा है, अपने हस्बैंड को फॉलो कर रहा है, हस्बैंड से वो एक्सपेक्ट करता है कि हस्बैंड भी उसे कोई आई लव यू बोले और उसके साथ। और दूसरी साइड पे हमने देखा कि जो मिस्टर रेमसे है वो एक मेटाफिजिकल फ़िलासफ़र है, और फ़िलासफ़र आपको पता है कि लवर ऑफ विजडम होता है। वो लॉजिक, रीज़न और रैशनल एम्पेरिकल चीज़ों को पसंद करता है। वो ये नहीं चाहता कि हर चीज़ को एक्सप्रेस करके बताया जाए। वो अपने बच्चों के लिए दिन रात काम करता है, लेकिन ये नहीं एक्सप्रेस नहीं करता कि वो कितनी मोहब्बत करता है। लेकिन लेटर हमने देखा कि वो भी रिफ्लेक्ट करता है, वो भी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की तरफ जा रहा है। हम पॉइंट ऑफ व्यू जो है थर्ड पर्सन नरेटर है इसके अंदर, और वो थर्ड पर्सन नरेटर है वो कभी किसको ले जाता है, कभी किसको, इवन के इसके अंदर वो हर किसी को, हर करैक्टर को मौका देता है कि वो अपनी रिप्रेजेंटेशन दिखाए, अपने माइंड का एनालिसिस दिखाए। इसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, थर्ड पर्सन नरेटर। और वो एक पे नहीं रहता, मतलब वो पहले अगर मिसेस रेमसे पे है, फिर लिली पे आएगा, फिर मिस्टर रेमसे पे आएगा, फिर वो चार्ल्स टेंसले पे आएगा, इवन के ये ट्रैवल जेम पे आएगा जो उसका बेटा है। और सारे करैक्टर को डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की तरह एक मॉडर्न माइंड में बात रखें, ये मॉडर्निस्ट राइटर है जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस और इंटरनल मोनोलॉग और डेमोक्रेसी को किसके अंदर चाहता है। ये जो मॉडर्न नावलिस्ट हैं ये डेमोक्रेसी को इवन के नावल के अंदर भी देखना चाहते हैं कि उसके अंदर भी सबका व्यू दिखाया जाए। तो यहाँ पे आपने बताना है कि जो करैक्टर उनको इम्पोज कर दिए गए, मतलब लिली ब्रिस्को को जो करैक्टर दे दिया है वो अदा कर रही है, बीइंग इंडिपेंडेंट, लिबर्टियस और फ्रीडम
a character who wants freedom, libertious, or azadi, does not want to capture herself, does not want to confine herself, does not want to chain herself. She wants to have some freedoms and she wants to enjoy freedom. वो अपना रोल अदा कर रही, पेंटिंग बना रही है, प्रोफेशनल इंडिविजुअलिज्म को फॉलो करती है, दूसरी साइड पे एक टिपिकल सोसाइटी को फॉलो करती है। तो हमने यहाँ पे बताना है कि वो किस तरह का जेंडर जो है, टू द जेंडर रेट्स and that they perceives or that impose upon them to the lighthouse. Men and women in the novel respond to their gender roles. जो उनको जेंडर रोल दे दिया गया है, उस जेंडर रोल को वो किस तरह अदा कर रहे हैं, हमने ये कैरेक्टर्स के बारे में बताना है। यहाँ पे आप मिस्टर रेमसे को डिस्कस करेंगे, मिसेस रेमसे को डिस्कस करेंगे कि वो एक मेटाफिज़िकल फ़िलासफ़र है, तो वो अपनी ख़ास लाइफ में जी रहा है, ठीक है। चार्ल्स स्टेंसले एक फ्रिवलस बंदा है, तो वो मेल डोमिन, वो भी एक टिपिकल जो विक्टोरियन सोसाइटी का मेल जो मेंबर है उसे बताया गया चार्ल्स स्टेंसले को, ठीक है। यानी सारे करैक्टर आपने डिस्कस करने हैं। यही समझ लें कि ये जो है करैक्टराइजेशन इन टू द लाइट हाउस, इन द नावल टू द लाइट हाउस में जो करैक्टराइजेशन है वो सारी आपने डिस्कस करनी है। आपका क्वेश्चन बन गया, यानी ये जो क्वेश्चन है आपने आंखें बंद करके इसके ऊपर क्या लगा देना है कि मेन एंड वेमेन का जो रोल है, रोल मीन कि उनका करैक्टर है, जो उनको दिया गया वो वैसा। आप अगर सारे करैक्टर को 1 by 1 और वो क्या कर रहे थे उसको बता देंगे तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। होप यू गॉट द पॉइंट। अब आए 25 क्वेश्चन जो है, ये जो यहाँ पे पूछा हुआ है, टू द लाइट हाउस इन द नावल अबाउट द पैशंस ऑफ एक्सप्रेसिंग लव विदाउट टेकिंग हीड ऑफ द सोशल प्रिटेंशंस, गिव एग्जाम्पल। हाँ जी, अब यहाँ पे ये पूछा गया है कि टू द लाइट हाउस जो है वो इज़ द नावल अबाउट द पैशन ऑफ एक्सप्रेसिंग लव विदाउट टेकिंग हीड ऑफ द सोशल प्रिटेंशन। इसमें ये बताया गया कि यहाँ पे जो सोशल प्रिटेंशंस थी उसकी तरफ तवज्जो दिए बगैर जो करैक्टर है वो अपना एक्सप्रेस करता है, प्यार को, जो उसके अंदर पैशन है लव का, वो उसको एक्सप्रेस करता है। मतलब हर करैक्टर जो है वो एक सोसाइटी को छोड़े बगैर जो उसके अंदर है वो एक्सप्रेस कर रहा है। मतलब वी टॉक अबाउट मिस्टर रिमसे जो है वो सोसाइटी को अपनी नज़र में रख, अपने इर्द गिर्द क्या हो रहा है वो इसको नहीं देखता, लेकिन वो अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। अब यहाँ पे बताएंगे टाइम नहीं दे रहा अपने बच्चों को, लेकिन उसके लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। वो ये नहीं देखता कि सोसाइटी उससे क्या चाहती है, माशरा उससे क्या चाहता है। वो अपना जो उसका पैशन है, उस पैशन से उसका जो लव है, यानी वो बच्चों से भी प्यार करता है, लेकिन साथ हम देखते हैं कि वो फ़िलासफ़ी जो है उससे उसे बेपनाह मोहब्बत है, वो उसकी तरफ है। मिसेस रिमसे जो है सोसाइटी उसके बारे में क्या कह रही है, सोसाइटी में क्या चल रहा है, शी डज नॉट केयर। लिली ब्रिस्को उसके बारे में क्या सोचती है, दूसरे क्या सोच रहे हैं, वो एक टिपिकल जो सोसाइटी का जो उसका ख़ास उसका प्यार है बच्चों में उसके लिए एक्सप्रेस कर रही है और सोसाइटी से बिल्कुल ला ताल्लुक़ है। दूसरे साइड पे आते चार्ल्स स्टेंसले जो है, जो उसका पैशन है, जो उसके अंदर है वो एक्सप्रेस कर रहा है, वो किसी कोई हर्ट हो रहा है वो वही बात कर रहा है। और उसके बाद रोले और मिंटा डोले जो है उसके बारे में अगर देखा तो वो एक दूसरे से ब्लाइंडली मोहब्बत करते हैं और वो सोसाइटी से बिल्कुल ला ताल्लुक़ है और उसको कर रहे हैं, अपने प्यार का इजहार कर रहे हैं, जज्बात का इजहार कर रहे हैं। और फिर हम देखते हैं कि लिली ब्रिस्को जो है वो मोहब्बत करती है पेंटिंग से और उसके लिए वो उसकी मोहब्बत में, पेंटिंग की मोहब्बत में ला ताल्लुक़ है। सोसाइटी उसके बारे में क्या कहती है, शी इज़ वर्किंग। तो इस तरह हर करैक्टर जो है वो एक स्पेसिफिक डोमेन में जिसमें वो पैशन रखता है वो उसके लिए ही वर्क कर रहा है। ये भी करैक्टर लिस्ट जो है अगर आप वो बता दें उसकी तो उस पर ये लग जाएगा, वेरी इजी। आगे फिर देखें जी, कंपेयर एंड कंट्रास्ट मिस्टर एंड मिसेस रेमसे हैव हाउ
आर दे अलाइक एंड हाउ आर दे डिफर। स्पेसिफिकली अगर इसको देखा जाए तो ये दोनों करैक्टर जो हैं दोनों डिफरेंट हैं, ठीक है। आपने इन दोनों करैक्टर को ही वाजे करना है और एक एक, और उसमें पहले करैक्टर को डिफाइन करें, उसके साथ दूसरे को भी करें, उसके बाद इसकी करैक्टरिस्टिक बताएं, इसकी बताएं, ये क्या कर रहा था, वो क्या कर रहा था, ये क्या कर रहा था, इसके रिलेशन बच्चों के साथ कैसे थे, उसके कैसे थे, बच्चों को डिस्कस करें, बच्चों के रिमार्क्स क्या थे इन दोनों के बारे में, और इन ये कैसे सोचते थे, कैसे लाइफ गुजार रहे थे, दोनों के करैक्टर को लिख देंगे, आपका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। आगे देखें जी, 27 क्वेश्चन आया हुआ है, इसकी थीसिस स्टेटमेंट समझते हैं। हाउ डज द नैरेटिव इन टू द लाइट हाउस स्ट्रेंथन्स एंड वीकन ह्यूमन कनेक्शन। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसकी थीसिस स्टेटमेंट भी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, बट इतनी डिफ़िकल्ट नहीं कि हम फाइंड ना कर सकें। पहली बात तो आपने बताना है कि ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में लिखा गया, थर्ड पर्सन जो है इसका नरेटर है, थर्ड पर्सन इसको नरेट कर रहा है, नावल को नरेट कर रहा है थर्ड पर्सन। जब थर्ड पर्सन नरेट करता है तो वो क्या करता है कि वो शिफ्ट करता है, लिली ब्रिस्को पे ले आता है। लिली ब्रिस्को से हम देखते हैं कि सबसे पहले मिसेस रिम्से पे आता है, उसके बाद मिस्टर रिम्से कभी प्रोटैगनिस्ट लगता है, कभी लिली ब्रिस्को पे ले आता है, फिर जब उसकी डेथ हो जाती है तो फिर लिली ब्रिस्को जो है वो डोमिनेट करती है और मिस्टर रेम से उन दोनों के रिलेशन दिखाए जाते हैं। यानी थर्ड पर्सन नरेटर जो है वो क्या करता है, कभी कॉम्प्लेक्स बनाता जाता है, कभी उसको इजी बना देता है। तो ये जो शिफ्ट करना है, कभी आप नरेशन को एक पे लेके आना, कभी किस पे लेके आना, कभी किस पे लेके जाना, ये सारा नावल को डिफ़िकल्ट बना देता है और नावल को अंडरस्टैंड करना मुश्किल हो जाता है। इसको हम कहेंगे, पहली तो बात है इसके अंदर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में बात की गई है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का मतलब होता है कि रॉ थॉट और ऑटोमेटिक थॉट, जैसी करैक्टर की थॉट आ रही हैं, कभी वो आगे सोच रहा है, कभी पीछे सोच रहा है। अगर वर्ल्ड वॉर वन हुई, उसमें मिसेस रिम्से की डेथ हुई और उसके बाद उसके बच्चों की डेथ हुई, अब वो याद कर रही है लिली ब्रिस्को कि कैसी अच्छी थी, कैसा वो लिंक करती थी और रिलेशन को उसने जोड़ा हुआ था, सबको इकट्ठा किया हुआ था। मिस्टर रिम्से जो है वो पास्ट में जाता है, वो उसको उस पर कॉन्टेम्पलेट करता है, वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में जाता है, करैक्टर को कभी आगे लेके जाना, कभी पीछे लेके जाना। तो ये सारा कॉम्प्लेक्स और शिफ्ट करते जाना कंट्रोल को, मतलब कभी मिसेस रिम्से पे, कभी मिस्टर रिम्से पे, कभी जेम पे ले आना जो उनका बेटा है उसके ऊपर फोकस, कभी किस पे लेके आना। तो ये सारे मामलात लिटिल बिट डिफ़िकल्ट और उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी मुश्किल बनाता है नावल की, और साथ साथ कभी स्ट्रेंथन करता है उसको, और साथ साथ हम देखते हैं कि कभी वीक करता है कि उसको वो कॉम्प्लेक्स बना देता है, उस कंट्रोल को इतने पॉइंट ऑफ व्यू दिखाना, उससे कंफ्यूज हो जाता है रीडर। तो ये सारे मामला इसमें है, आपने ये सारा एक्सप्लेन करना है कि कैसे कैसे जो है शिफ्ट जो है कर रहा है पॉइंट ऑफ व्यू, कभी एक पे, कभी दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, सो एंड सो फोर्थ। पूरे नावल्स के करैक्टर जो हैं, पूरे नावल्स के करैक्टर जो हैं वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं जो उसको कॉम्प्लेक्स और साथ साथ वीकन कर देता है उसकी यूनिटी को, और साथ साथ हम देखते हैं कि ये चीज़ें हम फील करते हैं, कभी उसको वो स्ट्रेंथन भी करता है। मतलब कि इसमें वर्ल्ड वार का एक ड्यूरेशन दिखा दिया गया, कुछ करैक्टर को निकाल दिया गया, करैक्टर की डेथ हो गई, मारे गए। तो ये सारे पॉइंट्स हैं यू मस्ट रिमेंबर। और फिर मैं ये कहूँगा कि स्टूडेंट आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना और अपने इस सारे क्वेश्चन को कोशिश करनी है कि इन टाइम इनको हैंडल करें, अल्लाह का नाम लेके शुरू करना है और इंशाल्लाह ताला वी विल गेट सक्सेस। स्टे ब्लेस्ड एंड हैव अ नाइस टाइम।